हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टैक्सेशन अपडेट्स में। मैं हूं आपका दोस्त मैनुद्दीन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द यूनियन बजट 2022। क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट, और इसमें इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल टैक्स पेयर उसको क्या इम्पैक्ट होगा, सब चीज़ इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट दी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। ये आज के बजट का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है कि जो अगर टैक्स पेयर या एसएससी से वाइल फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न अगर कोई गलती या एरर या मिस्टेक वगैरह हो जाती है तो वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न अपडेट कर पाएगा। वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फिर से एक नए इनकम टैक्स रिटर्न की तरह फाइल कर पाएगा। और इसकी जो लिमिट है वो है 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। यानी कि जिस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है वो साल का जो मार्च एंड होगा, उस मार्च एंड के बाद और 2 साल तक एसएससी अपना रिटर्न ऑफ इनकम को अपडेट कर पाएगा। और जितना भी डिफरेंशियल अमाउंट टैक्स का होगा वो अमाउंट पे कर पाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट इसलिए लाया हुआ है कि गवर्नमेंट को वॉलेंट्री कंप्लायंस को प्रमोट करना है। गवर्नमेंट चाहती है कि टैक्स पेयर या एसएससी से अगर बाई मिस्टेक कोई गलती भी हो रही है तो उसको और एक अच्छा टाइम पीरियड दिया जाए जिसमें वो अपना रिटर्न ऑफ इनकम को अच्छे से अपडेट कर पाए और टैक्स का पेमेंट कर पाए, जिससे एक वॉलेंट्री कंप्लायंस होगा। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया हुआ है, जो कि आज के बजट का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है। फिर उसके बाद एक ये आया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जिनको एक कंसेशनल रेट का बेनिफिट दिया जाता था, तो उसमें रेट था 18.5% टैक्स का रेट। तो उस चीज़ को इन्होंने डिक्रीज कर दिया है फ्रॉम 18.5% टू 15%, 15%। और सरचार्ज का रेट पहले 12% लगता था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, तो उसमें कुछ कंडीशन के साथ चेंज किया हुआ है कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की टोटल इनकम 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है तो उनका सरचार्ज का रेट रिड्यूस हो जाएगा फ्रॉम 12% टू 7%। यानी कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो इनकम है वो 10 करोड़ को एक्सीड कर रही है तो फिर सरचार्ज रेट पुराना वाला ही लगेगा, जो कि है 12%। फिर एक और डिडक्शन के अंदर कुछ चेंज लाया हुआ है, जो कि है 80CCD के अंदर, जो कि है नेशनल पेंशन स्कीम NPS। इसमें ऐसा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट किया हुआ है तो एम्प्लॉयज़ को डिडक्शन मिलता था उनके इनकम से। और वो जो डिडक्शन का रेट था वो था 14% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डियरेंस अलाउंस वगैरह का जो एक लिमिट दी हुई थी, जो कि परसेंटेज था 14%। और बाकी सारे एम्प्लॉयज़ के लिए 10% की लिमिट थी। और इस चीज़ को अब उन्होंने अमेंड किया हुआ है कि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनको उनके लिए भी जो एनपीएस की डिडक्शन की लिमिट है वो इंक्रीज़ कर दी है फ्रॉम 10% टू 14%। यानी कि अब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ है उनको एनपीएस का डिडक्शन मिलेगा अप टू 14% ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी एंड डियरेंस अलाउंस। और बाकी सारे एम्प्लॉयज़ के लिए अभी भी 10% ही एग्जिस्टेंस में है। फिर एक और जो बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट है आज के बजट का वो है वर्चुअल डिजिटल असेट। बजट के अंदर इसको नाम दिया हुआ है वर्चुअल डिजिटल असेट, जो कि अगर मैं आपको बताऊं तो क्रिप्टो करेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व होती है और भी बहुत सारी असेट्स इसमें इन्वॉल्व होगी, लेकिन एट प्रेजेंट अभी हम क्रिप्टो करेंसी से समझते हैं। क्रिप्टो करेंसीज के लिए बहुत लोगों को डाउट था कि कौन से हेड में ये टैक्सेबल होगा, कितना रेट लगेगा, क्या लगेगा, बहुत कन्फ्यूजन था, जो कि इस बजट के अंदर इसको क्लैरिफाई कर दिया हुआ है कि इस क्रिप्टो करेंसीज यानी कि वर्चुअल डिजिटल असेट को अब 30% के टैक्स स्लैब में काटा जाएगा। यानी कि जितना भी आपका इनकम हो रही है वर्चुअल डिजिटल एसेट से यानी क्रिप्टो करेंसी से, तो फ्लैट आपको 30% टैक्स लग जाएगा। और इसके मतलब आपने जो क्रिप्टो करेंसीज परचेस करने के लिए जितना भी पैसा दिया था सिर्फ उसी चीज़ का आपको डिडक्शन मिलेगा, उसके अलावा और कोई भी एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलने वाला। प्लस अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजेक्शन में अगर लॉस इंकर कर रहे हो, अगर आपको लॉस हो जा रहा है तो उसका भी आपको सेट ऑफ करने नहीं दिया जाएगा। और ये जो चीज़ है, ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो गवर्नमेंट को पता चले, इसलिए एक टीडीएस भी लाया हुआ है कि आपका जितने ट्रांजैक्शन पे ये क्रिप्टो करेंसीज एंटर हो रहे हैं तो उसका जो भी अमाउंट होगा उसका 1% टीडीएस काटा जाएगा और गवर्नमेंट को पे कर दिया जाएगा, जिससे गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि कौन से पर्सन ने कितने अमाउंट तक की ट्रांजैक्शन किया हुआ है वर्चुअल डिजिटल असेट्स के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के यूनियन बजट का।
फिर एक पॉइंट आया हुआ है LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसमें बोला हुआ है कि अभी तक ऐसा था कि जितने भी शेयर्स और म्यूचुअल फंड से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता था उस पर जो मैक्सिमम सरचार्ज था वो 15% था, और बाकी के लिए कोई क्लैरिफाई नहीं किया हुआ था सरचार्ज के लिए। तो जिसके लिए नॉर्मल सरचार्ज लगता था कि जो अगर सपोज अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो मैक्सिमम सरचार्ज जो 37% था वो लगता था बाकी सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। तो इस चीज़ को इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि अभी जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे इंक्लूडिंग शेयर्स और म्यूचुअल फंड वाले, शायद आपने सपोज कोई प्रॉपर्टी बेची है जिसमें भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो उसमें भी सरचार्ज का रेट हो जाएगा मैक्सिमम 15%। इसका इम्पैक्ट ऐसे जगह हम देखने जाए तो जिसने शेयर्स और म्यूचुअल फंड में जो भी मतलब ट्रेडिंग किया था तो उसका सरचार्ज रेट में तो ऐसा कोई डिफरेंस आया ही नहीं है। जो बाकी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थे जिस पे 37 लग सकता था उसको उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि अब उस पर भी 15% मैक्सिमम सरचार्ज लगेगा। फिर एक और पॉइंट आया, इसको भी इन्होंने क्लैरिफाई किया हुआ है कि बहुत लोगों को डाउट था कि जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता था 4% का टैक्स अमाउंट पे, क्या वो बिजनेस के एक्सपेंडिचर की तरह अलाउ होगा अंडर सेक्शन 37। तो इसको भी इन्होंने क्लैरिफाई किया हुआ है कि जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है उसका बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरह अलाउ नहीं होगा, वो डिसअलाउड ही माना जाएगा। फिर एक और ये पॉइंट आया हुआ है कि जो अनडिस्क्लोज इनकम होती है, सपोज कोई इनकम टैक्स ऑफिसर ने आपकी प्लेस पे सर्च किया या आप बोल सकते हो रेड पाड़ दी, और जो आपके अनडिस्क्लोज इनकम निकले मतलब इस टाइप का आपके पैसे वगैरह निकले जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं बताया था, यानी उसको उस इनकम का आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ था इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर में, उसको हम अनडिस्क्लोज इनकम बोलते हैं। तो जितनी भी इनकम ड्यूरिंग सर्च होगी वो इनकम के अगेंस्ट जो भी लॉस होगा उसको अभी आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा। जितना भी इनकम मिली होगी, जितने भी पैसे मिले होंगे, सबके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज हो जाएगा और कोई भी लॉस का सेट ऑफ नहीं मिलेगा। फिर एक और पॉइंट आया हुआ है जो कि स्टार्टअप्स जो इनकॉर्पोरेट होते हैं तो उसकी जो डेट थी वो थी 31 मार्च 2022, यानी कि अब से 2 महीने बाद तक की डेट थी कि 31 मार्च 2022 तक जितने भी स्टार्टअप्स इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे उनको टैक्स का बेनिफिट दिया जाएगा, जो कि था कि 10 साल में कोई भी 3 साल तक आपको टैक्स के बेनिफिट दिए जाते थे स्टार्टअप्स को। ठीक है, तो वो जो इनकॉर्पोरेशन की जो डेट थी यानी कि मार्च 2022 तक इनकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए था, उसकी एक और साल इन्होंने एक्सटेंड कर दिया हुआ है। यानी कि अब जो भी स्टार्टअप्स 31 मार्च 2023 तक इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे तो उनको टैक्स का बेनिफिट दिया जाएगा। फिर एक और पॉइंट ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी अंडर सेक्शन 115 BAB, जिसमें जो कंसेशनल टैक्स का बेनिफिट मिलता था, जो कि कम रेट पे टैक्स भर सकते, जो एक बेनिफिट था, उसका जो इनकॉर्पोरेशन की डेट थी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पहले डेट ऐसी दी हुई थी कि 31 मार्च 2023 तक अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो उनको 115 BAB के तहत कम रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से रिटर्न भरना होगा। लेकिन अब वो इनकॉर्पोरेशन की डेट को भी उन्होंने एक्सटेंड कर दिया हुआ है बाय 1 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 31 मार्च 2024 तक इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो उसको 115 BAB के तहत कम रेट पे टैक्स पे करने का मौका दिया जाएगा। तो ये कुछ ब्रीफ पॉइंट्स थे आज के यूनियन बजट 2022 को, जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जान लेना, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया हुआ है। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।